हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम जो यूनिट पढ़ रहे थे क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस, उसके आखिरी पार्ट पे आ गए हैं। ठीक है, हमने हमारे यूनिट को क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस में टोटल 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। पार्ट ए इज सीमेंट, क्वांटिटी सर्विंग ऑफ सीमेंट। पार्ट बी इज क्वांटिटी सर्विंग ऑफ स्टील। पार्ट सी क्वांटिटी सर्विंग ऑफ अर्थवर्क। पार्ट डी क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग। अब आखिरी पार्ट है इसका रेट एनालिसिस। तो इस पार्ट में अब हम लोग रेट एनालिसिस समझेंगे कि रेट एनालिसिस क्यों होता है, इसको करने की क्या जरूरत होती है और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि यूनिट रेट जो होता है या रेट एनालिसिस जो है उस पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लास्ट पार्ट, रेट एनालिसिस। देखिए, रेट एनालिसिस होता क्या है। आप किसी भी बिल्डिंग का एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइसिंग कि कितने प्राइस में बनी, कितना पैसा लगेगा इस बिल्डिंग को बनाने में, आप कैसे निकालोगे। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या लगेगा, आप अलग अलग करके आइटम्स निकाल लेंगे कि इतने आइटम सीमेंट का लग रहा है, इतना टोटल क्वांटिटी ब्रिक्स का लग रहा है, इतनी क्वांटिटी रेनफोर्समेंट की लग रही है। एंड आफ्टर देन आप उसका जो यूनिट रेट है उससे आप उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको, आप फाइनल एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। आप एक तो क्वांटिटी, क्या आइटम है उसकी क्वांटिटी निकालोगे। सो क्वांटिटी ऑफ ith आइटम। ith आइटम मीन्स कोई भी एक आइटम का कोई भी एक आइटम हो, जैसे सपोज सीमेंट हो या आपका एग्रीगेट्स हो। ठीक है, तो उसका ith आइटम की क्वांटिटी की वो क्वांटिटी कितना लग रहा है, उसको फिर आप मल्टीप्लाई करोगे उसके यूनिट रेट से। किसके यूनिट रेट से? ये जो ith आइटम है इसके यूनिट रेट से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आ गई उस आइटम की टोटल एस्टिमेट की, उस आइटम का इतना कॉस्ट लग रहा है। फिर इसी तरीके से क्या प्लस होगा, जो बाकी दूसरे आइटम्स है, ये सपोज सीमेंट का है। ठीक है, तो इसके साथ में सैंड आ जाएगा या दूसरा पेंट आएगा। देयर आर मेनी अदर आइटम्स। जब एक बिल्डिंग बनती है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, तो बहुत सारे आइटम्स लगते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक काम करते हैं, समेशन का साइन लगा लेते हैं, तो इसमें सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ ith आइटम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटेल एस्टिमेट निकल के आ जाता है। अब इसके बारे में कि क्वांटिटी आप एक पर्टिकुलर आइटम की कैसे निकालते हो, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स। यहां पे हम बात करेंगे इसकी रेट की। ये क्या है, ये उस पर्टिकुलर आइटम का यूनिट रेट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, RI इज यूनिट रेट ऑफ ith आइटम। क्वांटिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए, अब रेट एनालिसिस क्या होता है। जब हम एस्टिमेट बनाते हैं, अब आपको मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। अब आप मार्केट में गए, मार्केट से आपने सीमेंट परचेज किया। ठीक है, मार्केट से आपने सीमेंट परचेज किया। क्या आपकी बिल्डिंग को बनने में यदि आपकी बिल्डिंग को बनने में कुछ x टन्स का सीमेंट लग रहा है, क्या आप उस यूनिट रेट को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? मैं आपको बताऊं, आप नहीं कर सकते। उसका रीजन है कि यहां पे आपने सीमेंट का तो रेट जोड़ दिया है बट उसमें कैसा लेबर लग रहा है, स्किल लेबर लग रहा है या अनस्किल लेबर लग रहा है, उसकी कॉस्ट आपने नहीं जोड़ी। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसकी कॉस्ट नहीं जोड़ी। आपकी साइट कहां पर है वो फैक्टर आपने कंसिडर नहीं किया। सो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो कि आपने कंसिडर नहीं किया। सो हमको मार्केट जो रेट है उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, फॉर एग्जांपल सीमेंट का, वो तो ठीक है, बट उसमें उस पर्टिकुलर काम के लिए और क्या क्या चीजें लगेगी वो आप कैसे ऐड करोगे। तो इसी का जो एनालिसिस है ये हम करते हैं रेट एनालिसिस में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि रेट एनालिसिस बेसिकली क्या है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सो रेट एनालिसिस इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इज द प्रोसेस टू अराइव
एट अ रीजनेबल होना चाहिए, एट अ रीजनेबल यूनिट रेट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। तो आप पूरा एनालिसिस करने के बाद आप एक पर्टिकुलर रेट पे पहुंचोगे कि हाँ, जैसे ये सीमेंट है तो उसका आप इतना रेट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप अपना एस्टिमेट तैयार करेंगे, ठीक है। सो आई होप रेट एनालिसिस का प्रोसेस आपको समझ में आया कि क्या कर रहे हैं इसमें ये चीज, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, रेट हम किसी भी क्वांटिटी का पता करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेसिफिकेशन। देखिए स्पेसिफिकेशन को आप ऐसे समझिए कि आप स्पेसिफिकेशन का इनडायरेक्ट मतलब क्या है, क्वालिटी। आप जितनी ज्यादा ऊपर की क्वालिटी में जाओगे उतना ज्यादा रेट आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टाइल्स या ब्रिक्स आपने सुना होगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। आप यदि ये आपकी जो बिल्डिंग है उसको आप फर्स्ट क्लास ब्रिक से ही बनाना चाहते हो तो आपको रेट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा ब्रिक का। इसी प्रकार टाइल्स भी आती हैं, उनमें भी सेम चीज़ होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है। इसी प्रकार आपके आजकल पेंट के बारे में यदि हम बात करें तो आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट आता है कि दिस इज बैक्टीरिया रेजिस्टेंट पेंट, दिस इज वायरस रेजिस्टेंट पेंट, ठीक है। अब एक स्पेसिफिकेशन बढ़ चुका है, एक होता है कि सनलाइट से पेंट खराब नहीं होगा, वैसा वाला पेंट। सो देयर आर अदर मैनी टाइप्स ऑफ पेंट। तो जितना ज्यादा आप डिटेल उसके क्वालिटी में जाओगे, आप जितना ज्यादा क्वालिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसका रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा रेट बढ़ेगा। तो स्पेसिफिकेशन इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि रेट एनालिसिस में इंपैक्ट डालता है, ठीक है। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ आइटम। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, क्वांटिटी ऑफ आइटम क्या होता है। अब आपकी सपोज आप कोई भी एक बहुत छोटा कोई भी आइटम ले लीजिए, कील, ठीक है, दीवार पे हम लोग लगाते हैं कील। अब आप मार्केट में कील लेने जा रहे हैं, तो जब आप मार्केट में कील लेने जा रहे हैं आप उसको बोल रहे हैं कि भैया कील दे दो, कितनी कील दे दो, वो पूछेगा। आपको छोटा सा काम है, 10 कील दे दो या 20 कील दे दो। किलो में नपती है कील, जब आप मार्केट में लेने जाओगे तो केजीज में आपको मिलेगी, ठीक है। तो फिर आप कुछ सपोज 250 ग्राम्स आप कील लेते हो तो उसका रेट वो बिल्कुल हाई करके फिक्स रेट बताएगा। बट वहीं आप जब उसको बोलोगे कि मुझे 10 केजीज कील चाहिए तो अपने आप जो उसका यूनिट रेट है 1 केजी कील का जो यूनिट रेट है वो कम करके देगा, उसमें वो आपको डिस्काउंट देगा, कई चीजें देगा, ठीक है। तो क्वांटिटी जब बड़ी होगी तो डेफिनेटली प्राइस उसकी कम होगी, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, आपने एक सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सीमेंट का कि सीमेंट तुम सप्लाई करोगे, तो उसके एंड से सीमेंट की सप्लाई हो रही है, अब उसको एक बल्क ऑर्डर मिला है तो डेफिनेटली वो आपको उसकी क्वांटिटी में डेफिनेटली कम प्राइस करके देगा। तो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी होगा उतना आपको उसका प्राइस कम मिलेगा, ठीक है। थर्ड है लेबर रिक्वायरमेंट। देखिए अब किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने लेबर की जरूरत है, या स्किल लेबर की जरूरत है या अनस्किल्ड लेबर की जरूरत है, इस चीज का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत अफेक्ट पड़ता है उसके रेट एनालिसिस पे, उसके रेट पे, ठीक है। सो कोई काम है जिसमें स्किल लेबर की जरूरत है तो उसमें रेट बढ़ जाएगा। कोई काम है वही उतनी ही क्वांटिटी में लेबर बट अनस्किल की जरूरत है तो उसमें रेट आपका कम हो जाएगा। तो थर्ड योर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेबर रिक्वायरमेंट। नाउ फोर्थ वन इज लोकेशन ऑफ साइट।
लोकेशन ऑफ साइट, आपकी जो साइट है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो दूर है, शहर से दूर है, जहां से मेन सप्लाई आनी है वहां से दूर है। तो एक तो सप्लाई आने का डिस्टेंस बढ़ गया, और दूसरी बात जो रिमोट साइट होती है वहां पे रोड वगैरह भी हो सकता है कई बार नहीं बनी होती, तो उस चीज की भी कॉस्ट पड़ेगी। हमने पढ़ा था वो लीड वाला चैप्टर, आपको याद होगा यदि, ठीक है। तो दोनों तरीके से उस पर्टिकुलर आइटम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमारा फोर्थ फैक्टर बन के आता है लोकेशन ऑफ साइट, ठीक है। नाउ फिफ्थ, ओवरहेड चार्जेस। अब ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं? ओवरहेड चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, आपने उस प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करा हुआ है। इंश्योरेंस मतलब कि प्रोजेक्ट सपोज ड्यू टू सम रीजन फेल हो गया, अर्थक्वेक खा गया या ड्यू टू सम रीजन, तो जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, आपने इंश्योरेंस करा हुआ है। बट सपोज अब क्या ये डायरेक्टली प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? क्या आपके काम में इस इंश्योरेंस का कुछ डेली कोई यूज हो रहा है? नहीं हो रहा, या आपने एक इमरजेंसी प्रोविजन किया है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी ओवरहेड कॉस्ट। तो डेफिनेटली जब आप ओवरहेड कॉस्ट लोगे, ओवरहेड चार्जेस लोगे, इंश्योरेंस कराओगे या और भी बहुत सारी चीजें होती है तो जब आप उसको कंसिडर करोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिफ्थ पॉइंट आपका बन के आता है ओवरहेड कॉस्ट। नाउ सिक्स्थ, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपका सिक्स्थ पॉइंट है प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कितना प्रॉफिट लेगा 10%, उसको आप यही आइटम्स जो है उन्हीं में रिस्पेक्टिव फॉर्म में डिवाइड करके इन्हीं में आप लगाते हो। तो बेसिकली अल्टीमेटली कॉस्ट किसकी बढ़ रही है? बिल्डिंग की। बिल्डिंग किससे बनी है? आइटम से। आइटम की क्या होती है? कॉस्ट। तो हम जो प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर है वो भी आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है आपके आइटम्स की, जो आप उसका एस्टिमेट बना रहे हो, उसमें इसका फर्क पड़ेगा। ज्यादा वो यदि कॉस्ट लेगा तो ज्यादा आपके यूनिट रेट्स हो जाएंगे, पर्टिकुलर आइटम के कम लेगा कम होंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनालिसिस ऑफ रेट में, ठीक है। सो ये आपके 6 फैक्टर हैं जो कि रेट एनालिसिस के फैक्टर्स हैं जिस पे अफेक्ट करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन इट मींस क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ आइटम, ज्यादा आप ऑर्डर करोगे, ज्यादा क्वांटिटी रहेगी तो डेफिनेटली आपका क्या होगा? यदि ज्यादा क्वांटिटी होगी तो आपको कम रेट लगेगा। थर्ड, लेबर रिक्वायरमेंट, ज्यादा इंटेंस लेबर रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा लेबर लग रहा है, ऑब्वियसली उस आइटम में, उस आइटम का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लोकेशन ऑफ साइट, ओवरहेड चार्जेस, लोकेशन ऑफ साइट, आपकी जो लोकेशन है वो रिमोट एरिया में है या दूर है, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरहेड चार्जेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, एंड देयर आर सम फाइनेंस के कुछ लोग बैठेंगे तो वो वाली कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब HR, ये सब आते हैं ओवरहेड कॉस्टेस, ओवरहेड चार्जेस पे, तो ये बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर आपका जो भी प्रॉफिट ले रहा है तो उसकी कॉस्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इन सब चीजों का फर्क पड़ता है आपके रेट एनालिसिस पे, ठीक है। तो ये एनालिसिस पूरा करके, ये रेट एनालिसिस करके आप एक पर्टिकुलर प्राइसेस पे पहुंचते हो कि ठीक है, सीमेंट का इतना प्राइस, एक सीमेंट का एक बोरी का इतना प्राइस, पेंट का इतना प्राइस, इसका इतना प्राइस, इस तरीके से ये प्राइस आपका एनालिसिस होता है। क्या हर बार हमको जब गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बने तो हर बार हमको क्या ये प्राइसेस रेफर करनी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का एक मैनुअल होता है, उसको हम कहते हैं SOR, ठीक है, या एक्सक्यूज मी, या SSR, इसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ रेट्स, या हम कहते हैं स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो उसमें ये पूरा एनालिसिस करने के बाद उसमें ये प्राइस ऑलरेडी हर आइटम की दी हुई रहती है। तो अब जब भी आपका एक नया प्रोजेक्ट आएगा तो आपको क्या करना है? ये SOR या SSR को रेफर करना है, उसमें हर आइटम की कॉस्ट दी हुई है और आप रिस्पेक्टिव कॉस्ट उसमें अप्लाई कर दो,
आपका एस्टिमेट बन के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्पेसिफिकेशन एंड SOR SSR। अब हम पढ़ते हैं पर्पस क्या है, रेट एनालिसिस करने का पर्पस क्या है। सो पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, देखिए सबसे इसका फर्स्ट पर्पस और बहुत ऑब्वियस पर्पस, टू डिटरमाइन द करेंट रेट। करंट में उस आइटम का क्या रेट चल रहा है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है, उसको सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एवरीथिंग, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें ये मेथड करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, इसलिए कर रहे हैं। सेकंड, हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो पैसा ले, जब कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसा मांगता है, गवर्नमेंट से पैसा मांगता है, तो एक उसकी बिल ऑफ क्वांटिटी आती है कि भाई मैंने ये इतना खर्चा किया, इसका इतना पैसा बना, इसलिए आप मुझको इतना अमाउंट पे कर दीजिए। या जब वो अपना एस्टिमेट देता है तो भी ये आपको डिटेल देता है। तो अब आप चेक कर पाओगे, यदि आपके पास इसका नॉलेज है रेट एनालिसिस का, तो आप ये चेक कर पाओगे कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपको जो रेट दिया है क्या वो सही रेट है या गलत रेट है। तो सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कॉन्ट्रैक्टर्स रिलेटेड, एंड दैट इज टू चेक द वायबिलिटी ऑफ रेट्स गिवन बाय कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, थर्ड, टू डिटरमाइन ऑप्टिमम क्वांटिटी। आपको ऑप्टिमम क्वांटिटी आप जानना चाहते हो, तब भी आप रेट एनालिसिस को करते हो, उसका पर्पस जानते हो। बेसिकली इस पॉइंट का क्या मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया था, आप गए एक सीमेंट की बोरी दे दो, ठीक है, 1 सीमेंट बैग दे दो, वो आपको जो उसमें प्रिंटेड होगा या जो उसका हाई रेट होगा वही आपको देगा। बट जब आप बोलोगे कि मुझको टोटल 1000 बैग चाहिए या 100 बैग चाहिए, तो ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी कम करेगा। तो कितनी ऑप्टिमम क्वांटिटी में रेट मेरा कम हो जाता है या एक पर्टिकुलर रेट पे पहुंच जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम क्वांटिटी। सो उस पर्टिकुलर रेट के लिए कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ फोर्थ, टू डिटरमाइन लेबर रिक्वायरमेंट एंड फिक्स अप लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब आप रेट एनालिसिस करते हो तो ये सब भी आप करते हो, आप देखते हो कि उसमें लेबर रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी। ठीक है, लेबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप जब लेबर रखते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, ठीक है, इस आपको रेट एनालिसिस की जरूरत होगी। इसके थ्रू, मतलब रेट एनालिसिस जब आप करोगे तो ऑब्वियसली इस फैक्टर को भी आप कंसिडर करोगे, तो ये वाली चीज भी इसके पर्पस में आ जाएगी, टू डिटरमाइन लेबर रिक्वायरमेंट एंड फिक्स अप लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो आई होप आपको पर्पस क्लियर हो गया होगा। सो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये पूरा इसका पर्पस डिफाइन कर देते हैं। तो सपोज आपके मेंस में, कन्वेंशनल में, वैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कन्वेंशनल में भी आ सकता है। कन्वेंशनल में आता है तो आपको बस इतना लिख के आना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस, यही वो फैक्टर्स हैं, यही 6 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट एनालिसिस को, तो यही आपके क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर, और इसका नाम आपको याद रखना है, SOR एंड SSR, शॉर्ट फॉर्म में ही पूछा जाएगा आपसे और बोला जाएगा कि ये क्या चीज है, क्या पर्पस है इसका। तो अब आपको पता है, ये एक स्टैंडर्ड बुक है जो कि जनरली, यदि हम स्टेट की बात करें तो PWD इसका काम करता है, PWD के पास ये रहता है ये बुक। ठीक है, तो PWD की एक बुक आती है जो कि होती है शेड्यूल ऑफ रेट या स्टैंडर्ड शेड्यूल ऑफ रेट, उससे आप सारे रेट्स पता कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट निकाल सकते हो।
ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने कुछ नया जाना होगा। इसमें हमने रेट एनालिसिस के बारे में बात की है। इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन ये फिनिश होता है, जिसके 5 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, 5 हमने कवर किए हैं। फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो मैंने 2 लिखवाए स्पेसिफिकेशन एंड पर्पस ये कंप्लीट कर देता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। और अब हम बढ़ेंगे सेकेंड यूनिट के साथ। तब तक आप लोग फर्स्ट यूनिट के सवाल कीजिए, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपसे बन रहे नहीं बन रहे। बाकी नेक्स्ट उसमें हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।